नमस्कार साथियों, परिष्कार वर्ल्ड में आपका स्वागत। आज फिर से हम शिक्षण विधियों को पढ़ेंगे। देखते हैं कि इन शिक्षण विधियों में से पूर्व परीक्षाओं में कितने प्रश्न हमें मिले हैं और कैसी हमें तैयारी करनी है, किस प्रकार के प्रश्न मिले हैं और अध्ययन करके हम इनमें अपने आगामी परीक्षा में कैसे अंकों को प्राप्त करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं आज की कक्षा में हम अपनी शिक्षण विधियों को। देखिए, व्याकरण शिक्षा स्वतंत्र रूप से किस विधि में नहीं दी जाती, ये हमें मिला है रीट 2017 के लेवल सेकंड में। देखिए, भाषा संसर्ग विधि, आगमन विधि, निगमन विधि, पाठ्य पुस्तक विधि, यानी कि अभी हमें इन विधियों का भी अध्ययन करना है। फिर हम इस प्रश्न का उत्तर जानेंगे अपनी कक्षा के एंड में। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं हम। दूसरा प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से रचना शिक्षण की विधि नहीं है। अब रचना शिक्षण लेखन के लिए जब कार्य किया जा रहा है तो कौन सी विधि जो है वहां पर वो कार्य नहीं करती है। तो फिर आपको जो यहां पर है 4 विधियां दी गई है। सबसे पहली विधि प्रवचन विधि, निर्देशन विधि, प्रश्नोत्तर विधि, भाषा संसर्ग विधि। फिर हम देखेंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए, नर्सरी तथा प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली है। ये भी हमें रीट 2017 के लेवल फर्स्ट में मिला। 4 विधियां यहां पर हमें दी गई है। तो कौन सी विधि जो है यहां पर नर्सरी और प्राथमिक स्तर पर सर्वश्रेष्ठ रहती है कविता को पढ़ाने के लिए? 4 विधियां, गीत तथा नाट्य प्रणाली, शब्दार्थ तथा कथन प्रणाली, प्रश्नोत्तर या खंडान्वय प्रणाली, व्याख्या प्रणाली। यानी कि हम देखेंगे कि ये सारी विधियां जो है वो किस तरह एक दूसरे से जुड़ी हुई है और ये विधियां जो है गद्य शिक्षण हो, चाहे कविता शिक्षण हो, रचना शिक्षण हो, उसमें किस तरह हमारी मदद करती है और कैसे अनेक प्रकार के प्रश्न हमें अपनी परीक्षा में मिलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, भाषा शिक्षण की सूत्र विधि का मूल स्रोत कौन भाषा है? ये हमें मिला है रीट 2015 के लेवल फर्स्ट में। तो देखिए, संस्कृत, फ्रेंच, जर्मन, रूसो, इसमें से कौन सी भाषा है जो हमें सूत्र विधि के मूल स्रोत के रूप में कौन सी भाषा प्रयुक्त होती है? फिर अगेन प्रश्न हम देखते हैं, भाषा शिक्षण की किस विधि में मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं रखा जाता है? यानी कि मातृभाषा हमारी द्वितीय भाषा के शिक्षण में किस विधि को मध्यस्थ में बीच में नहीं रखा जाता है? इसमें सीधी भाषा को सिखाया जाता है। चलिए तो फिर ये 4 विधियां तो देखते हैं इसमें से सही उत्तर हमारा क्या होगा। अगेन हम देखते हैं कि कौन से प्रश्न हमें मिले हैं। तो देखिए, शिक्षण विधियां जो है वो हमारे सेकंड ग्रेड में भी है, लगी हुई है और वहां पर भी इन विधियों से अनेक प्रश्न आए हैं। अगर इन प्रश्नों को भी हम देखते हैं तो आगामी परीक्षा में हमें इनसे मदद मिल सकती है। तो देखिए, कार्ड पर लिखे शब्दों का चित्रों के साथ मिलान करने का कार्य किया जाता है जिस विधि में? 2018 के सेकंड ग्रेड में ये प्रश्न आया है। वाचन विधि, कहानी विधि, ध्वनि साम्य विधि, साहचर्य विधि। तो इस तरह देखिए कितनी विधियां जो है वो हमें एग्जाम में मिलेगी। अगला प्रश्न देखते हैं हम, भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा निम्न में से किन दोषों का स्वतः निराकरण हो जाता है? यानी कि कोई एक ऐसी विधि है जिसको पढ़कर हम क्या करते हैं, व्याकरण के दोषों का उसमें निराकरण हो जाता है। व्याकरण अनुवाद प्रणाली के दोषों का, शब्दावली की सीमितता का, वाक्य संरचना संबंधी अनभिज्ञताओं का, दक्षता कौशलों के मनोवैज्ञानिक क्रम के अभाव का। इस तरह से हम देखेंगे कि कोई एक शिक्षण विधि है जो इस प्रकार के दोषों का क्या करती है, शमन करती है, वो दोषों का निराकरण करती है। यह आया है हमारे सेकंड ग्रेड 2010 में। फिर देखते हैं कौन सा प्रश्न हमें मिला है। तो देखिए, सेकंड ग्रेड में भी शिक्षण विधियां जो है वो हमें अधिकतर निम्न रूप में या निम्नलिखित रूप में मिली है। तो शिक्षण विधियों का जो टॉपिक है हमारे लिए वो बहुत ही वेटेज रखता है। इसमें से हमें अपनी आगामी परीक्षा में कोई ना कोई प्रश्न तो जरूर मिलेगा ही। प्रत्यक्ष विधि में बालक देखिए क्या करता है, अनुकरण द्वारा दूसरी भाषा सीखता है, व्याकरण के नियम पर बल दिया जाता है, चित्र एवं शैक्षणिक सहायक सामग्री का प्रयोग नहीं किया जाता, या फिर अनुवाद का सहारा लेता है। तो जब हम इस प्रत्यक्ष विधि को पढ़ेंगे तो हम जान जाएंगे कि प्रत्यक्ष विधि में बालक क्या करता है। चलिए, अब हमारी विधियां शुरू हो गई है। इन विधियों को शुरू करने से पहले आज की कक्षा में हम शुरू करेंगे हमारी पहली विधि, प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि नाम से ही लग रहा है, देखिए, अपनी आंखों से ज्ञान प्राप्त करना प्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत आता है कि आपने सामने रहकर किसी शिक्षण विधि के माध्यम से किसी ज्ञान को प्राप्त किया है, किसी भी विषय सामग्री को सीखा है, किसी भाषा को सीखा है, तो वो हमारी कहलाती है प्रत्यक्ष विधि। अब इस विधि के अंतर्गत विद्यार्थी और क्या क्या करेंगे तो देखते हैं हम। सर्वप्रथम प्रयोग इसका कहाँ हुआ है? फ्रांस में हुआ है। जैसे अनेक विधियों का
उपयोग या अनेक विधियों का प्रयोग अमेरिका में हुआ है, कहीं और हुआ है। इसी तरह प्रत्यक्ष विधि का अगर एग्जाम में हमें प्रश्न मिलता है कि कहां इसका प्रयोग किया गया है, तो फ्रांस में इसका सबसे पहले प्रयोग किया गया था। फिर देखिए आप, जहां वस्तुओं को प्रत्यक्ष रूप में दिखाया जाए, जैसे वस्तुओं व जीव जंतुओं के चित्र, क्रियाएं दिखाकर ज्ञान करवाया जाए, यानी कि कक्षा के अंदर शिक्षक जो है अपने विद्यार्थियों के लिए कुछ प्रत्यक्ष सामग्री लेकर जाए और वहां पर उनको दिखाकर, अगर वो कोई माध्यम से किसी भी वस्तु को, किसी विषय वस्तु को, किसी भाषा को सिखाना चाहता है, तो वो विधि हमारी कहलाती है प्रत्यक्ष विधि। इसके अंदर अब देखिए, प्रत्यक्ष विधि में मातृभाषा का निषेध है, यानी कि जब अपने सामने बैठकर शिक्षक विद्यार्थियों के सामने शिक्षण कार्य करवाया जाएगा या करवाएगा, तो उसमें फिर मातृभाषा का निषेध है। यहाँ पर जो कक्षा में जिस भाषा में शिक्षण कार्य चल रहा है, उसी में उसे वो ज्ञान देना होगा। मातृभाषा यहाँ पर बिल्कुल प्रयोग में नहीं ली जाएगी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मातृभाषा का निषेध कौन सी विधि में है, तो ये प्रत्यक्ष विधि के अंदर किया जाता है। अब देखिए, उच्चारण की शुद्धता पर बल दिया जाता है। अब चूंकि कक्षा में ही सारा शिक्षण कार्य करवाया जा रहा है, प्रत्यक्ष रूप से करवाया जा रहा है, शिक्षक अपने सामने विद्यार्थियों को बोलने का क्या दे रहा है, माध्यम दे रहा है, तो यहाँ पर उच्चारण की शुद्धता पर बल दिया जाता है। और मौखिक कार्य की क्या रहती है, प्रमुखता रहती है। अब हमने देखा कि वाचन जो है वो हमारे उच्चारण कौशल को क्या करता है, शुद्ध करता है, उसमें विद्यार्थी को दक्ष करता है। इसी तरह प्रत्यक्ष विधि भी शिक्षक जो है कक्षा में लेकर आ रहा है, तो वो अपने विद्यार्थियों को क्या कर रहा है, उसमें मौखिक कार्य पर बल देते हुए उनकी उच्चारण की शुद्धता पर कार्य कर रहा है और उन्हें शुद्ध बोलने के लिए प्रेरित कर रहा है। तो यह है हमारी प्रत्यक्ष विधि। इस विधि के माध्यम से अगर हमें कोई प्रश्न मिलता है, तो हम उसका उत्तर जो है वो आसानी से सही कर सकते हैं। देखिए और क्या हो रहा है प्रत्यक्ष विधि में, सुनने और बोलने के अभ्यास पर बल दिया जाएगा। तो यानी कि हमारा जो एक कौशल है लिखने का, वो कौशल इसमें क्या हो जाता है, गौण हो जाता है, क्योंकि कक्षा में ही सुना जा रहा है। सुन कौन रहे हैं, विद्यार्थी सुन रहे हैं। प्रत्यक्ष रूप से किसका सुन रहे हैं, वो शिक्षक जो भी वक्तव्य दे रहा है उसको वो सुन रहे हैं। और फिर सुनने के बाद उनको क्या करना है, बोलने के अवसर जो है वो शिक्षक प्रदान करेगा। तो सुनने और बोलने के अभ्यास पर प्रत्यक्ष विधि मुख्य रूप से कार्य करती है। फिर देखिए, सुनने और बोलने की अधिकता के कारण अभी हम बात कर चुके हैं कि इसमें जो लेखन कार्य है वो गौण हो जाता है। लेखन कार्य में जो है विद्यार्थी इसमें अभ्यस्त नहीं हो पाते हैं। फिर देखिए, प्रत्यक्ष विधि में भाववाचक संज्ञा। अब हमने क्या किया कि विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष रूप से शिक्षक ने बोलना सिखाया या फिर कुछ शब्दों पर पकड़ बनवा दी, या उच्चारण में शुद्धता तो उनको हासिल हो गई है, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी जो कमी प्रत्यक्ष विधि में रह जाती है वो कौन सी है। मान लीजिए भाववाचक संज्ञा के अगर शब्द आ रहे हैं और उसके भाव सौंदर्य को समझना इस विधि में थोड़ा सा कठिन हो जाता है, जैसे लज्जा, शोक, विश्वास, आस्था, ऐसे जो भाववाचक संज्ञा वाले शब्द हैं, इनके भावों को समझना वहां पर थोड़ी क्लिष्टता को लेकर आता है। तो वहां पर ये जो विधि है गौण रूप से जो है वो अधूरी रह जाती है और अपनी कमी को लेकर आती है। ये थी हमारी प्रत्यक्ष विधि। तो आज की कक्षा में हमने एक प्रत्यक्ष विधि को देखा और हमने ये भी देखा कि हमारी पूर्व परीक्षाओं में हमें प्रत्यक्ष विधि से 2-3 प्रश्न मिले हैं, तो महत्वपूर्ण तो है ही विधि। देखिए फिर दूसरा एक प्रश्न है हमारा साहचर्य विधि। अब साहचर्य विधि को देने वाले कौन हैं, इसको लेकर कौन आए, इस विधि में क्या किया जाता है। तो साहचर्य नाम से ही लग रहा है कि यहाँ पर अनेक विषय वस्तु या सामग्री को या कार्ड्स को या फिर जो है वो चित्रों को मिला दिया जाएगा, साहचर्य लिया जाएगा उनको, फिर कुछ बालकों को या विद्यार्थियों को सिखाया जाएगा। तो देखिए कौन लेकर आए हैं इस विधि को। सबसे पहले इस विधि को लाने वाली आविष्कारक जो है वो है मारिया मोंटेसरी, जो थी वो इस विधि को लेकर आती हैं। वो इस विधि के माध्यम से विद्यार्थियों में किस क्रिया के द्वारा कौन सा कौशल जो है वो उत्पन्न करती हैं या कौन सा कौशल सिखाना चाहती है, उसको देखते हैं। देखिए हम अब यहाँ पर क्या किया, एक प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पर साहचर्य के माध्यम से मारिया मोंटेसरी ने क्या किया, एक कक्षा थी, कक्षा में कुछ विद्यार्थियों को बैठा दिया गया, तो वहां पर क्या कर दिया गया, कुछ चित्र और उन चित्रों के नाम जो हैं वहां पर रख दिए गए। अब क्या करा कि चित्र तो जो है वो या तो हम कहें कि कुछ चित्र या फिर कुछ जो पिक्चर्स है या फिर हम कहें कि कुछ छोटे छोटे जो हम कहते हैं कि प्लास्टिक के हमें बहुत से जो हैं वो वस्तुएं मिलती हैं, जैसे भी किसी भी जानवर की या किसी भी हम चित्र को ले आए। हमने क्या करा, उनको आंगन में बिखेर दिया है, बरामदे में बिखेर दिया है, कक्षा कक्ष के
आंगन में उन्हें बिखेर दिया। उनके नाम जो हैं हमने क्या कर दिए हैं, दीवारों पर टांग दिए हैं। अब हम विद्यार्थियों को पहले क्या करेंगे, वर्बली उन्हें सिखा देंगे कि इस वस्तु को ये कहा जाता है। फिर हमने पिक्चर्स क्या कर दिए हैं, दीवारों पर जो टांग दिए हैं, हम विद्यार्थियों को थोड़ी देर के बाद में कहते हैं कि आप इनका क्या कीजिए, साहचर्य कीजिए, इनको मिलाइए। तो फिर विद्यार्थी उनको सही मिला पाता है। क्या उस विद्यार्थी को उन शिक्षकों के माध्यम से उस विधि का ज्ञान हो गया है, ये कहलाती है हमारी साहचर्य विधि। देखिए कैसे बच्चों को कमरे में विभिन्न वस्तुओं के चित्र और उनके साथ उनके नाम जो है, शब्द जो हैं, वो क्या कर दिए, टांग दिए जाते हैं। जो संज्ञाओं के नाम हैं वो तो कमरे में बिखेर दिए गए हैं और उनके नाम जो है दीवारों पर टांग दिए गए हैं। एक बार कक्षा में शिक्षक ने क्या किया है, उन सबको फिर बता दिया है कि भाई इसको ये बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं, इस चित्र को ये बोलते हैं। अब थोड़ी देर के बाद में शिक्षक विद्यार्थियों से पूछेगा कि फला वस्तु का जो चित्र टंगा हुआ है वो दीवार पर किससे मेल खाता है। अगर विद्यार्थी उनको सही मिलान कर लेते हैं तो इससे खेल खेल में उन्होंने क्या किया है, इस विधि के माध्यम से अनेक चित्रों को देखकर संज्ञा या वस्तुओं के ज्ञान को प्राप्त कर लिया है। तो देखिए बच्चे बार बार उनको देखते हैं और उनके साथ रहते हैं, इसलिए इसे साहचर्य विधि कहते हैं। आगे देखिए, यह वाचन शिक्षण की प्रमुख विधि है कि वाचन के कौशल को विकसित करने के लिए साहचर्य विधि का अत्यधिक रूप से उपयोग लिया जाता है। यानी कि चित्र देखकर चित्र का नाम पूछा और उस पर कुछ बोलने के लिए कहा गया तो वाचन का कौशल जो है वो यहां से विकसित हो जाता है। अगेन देखिए, फिर इस विधि में मुख्यतः संज्ञाओं का ज्ञान होता है। अभी हम बात कर चुके हैं कि नीचे कुछ संज्ञा या वस्तुओं को बिखेर दिया जाएगा, रख दिया जाएगा और फिर उनका चित्रों के साथ मिलान किया जाएगा। तो यहां पर संज्ञाओं का या वस्तुओं का ज्ञान मुख्य रूप से दिया जाता है। मारिया मोंटेसरी जो है इस विधि को देने वाली हैं। इसके बाद देखिए, इस विधि का गुण यह है कि बालक धीरे धीरे अभ्यास करते करते अनेक शब्दों तथा वर्णों का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। यानी कि हमने ए लिखा और ऐसे हमने अनार का चित्र बना दिया, आम का हमने एक पिक्चर रख दिया या फिर आ लिख दिया हमने। इस तरह से क्या है, धीरे धीरे विद्यार्थी अभ्यास करता है, शब्दों को, वर्णों को लिखना सीख जाता है या उनको पढ़ना वो सीख जाता है इस विधि के माध्यम से। फिर देखिए आप, प्राथमिक स्तर के जो छात्र हैं वो विलोमार्थक यानी कि विलोम शब्द जो हैं वो समानार्थक आदि शब्दों को आसानी से सीख लेते हैं। यानी कि प्राथमिक स्तर पर जो साहचर्य विधि है वो अत्यधिक रूप से, प्रमुख रूप से कार्य करती है। इसके बाद देखिए, साहचर्य विधि से छात्रों में चिंतन और सृजनात्मक शक्ति का विकास होता है। जो भी अभी हमने देखा, सृजनात्मक और चिंतन का विकास कैसे होगा, क्योंकि ये वाचन कौशल को विकसित कर रही है। अगर कोई भी चित्र देखकर, वस्तु को देखकर विद्यार्थियों को बोलने के लिए कहा जाएगा तो विद्यार्थी क्या करेगा, चिंतन करेगा और सृजनात्मकता के माध्यम से अपने उस वाचन को प्रस्तुत करेगा। तो फिर उसकी दोनों जो ये कौशल हैं, दोनों जो विशेषताएं हैं, इस शक्ति का, इस सामर्थ्य का उसमें विकास हो जाएगा। देखिए, इस तरह से साहचर्य विधि का चार्ट जो दिया गया है, इसके माध्यम से और ये विधि हमें क्लियर हो जाएगी कि कैसे इसमें विद्यार्थी कार्य करते हैं। सबसे पहले देखिए, बालक के अनुभव की परिधि में आने वाले चित्र व बोलने वाली वस्तुओं को कमरे में क्या कर लिया जाता है, एकत्र कर लिया जाता है। बालक जिस भी स्तर में है, जिन शब्दों को, जिन वस्तुओं को उसने जानना, पढ़ना सीख लिया है, उनको क्या कर लिया गया है, कमरे में एकत्रित कर लिया गया है। इसके बाद क्या किया जाएगा, देखिए, वस्तु व चित्रों के नाम क्या कर दिए गए हैं, कार्डों पर अंकित कर दिए गए हैं और ये जो कार्ड्स हैं कहां लगा दिए जाएंगे, दीवार पर लगा दिए जाएंगे, ताकि विद्यार्थी उन वस्तुओं के साथ, उन कार्ड्स के नाम के साथ क्या करेगा, उसका एक मिलान कर पाएगा। फिर देखिए, उसके बाद अंकित किए गए कार्डों को मिला दिया जाता है। दीवार पर चित्र इन अंकित किए गए कार्डों के होते हैं। मिक्स कर दिया गया और मिक्स करने के बाद अब विद्यार्थी अगर उन कार्ड या उन वस्तुओं को, उन चित्रों को देख पाता है, जान पाता है, उसमें वो अबोध क्षमता है, तो फिर वो अलग कर पाएगा, मिलान कर पाएगा और उस पर वो अपने वाचन को प्रस्तुत कर पाएगा। इसके बाद देखिए, बालकों को दीवार पर लटके हुए चित्रों तथा कमरे में पड़े हुए अंकित किए गए कार्डों की ओर देखने के लिए कहा जाता है। यानी कि कोई एक चित्र दीवार पर लगा हुआ है, एक कमरे के नीचे रखा हुआ है आंगन में, वहां पर उनका मिलान करने के लिए कहा जाता है। अगर बालक को बोध हो गया है तो फिर वो मिलान कर उस पर अपने वक्तव्य को प्रस्तुत कर सकता है या उस वस्तु को वो पहचान सकता है। इसके बाद अंत में जो है वो दीवार पर टंगे चित्रों तथा कमरे में पड़े कार्डों के बीच बालक क्या कर पाएगा, एक समानता स्थापित कर पाएगा और तब वो अपने ज्ञान में, अपने बोध में क्या कर पाएगा, दक्षता को हासिल कर पाएगा। ये है साहचर्य विधि, जिसके माध्यम से विद्यार्थियों को प्राथमिक स्तर पर बोलने के लिए, वाचन के लिए प्रेरित किया
जाता है। इस तरह से हमने दो विधियों का अध्ययन किया। सबसे पहले थी हमारी प्रत्यक्ष विधि, दूसरी विधि थी हमारी साहचर्य विधि, तीसरी विधि जो हमारे सामने आई है वो है भाषा संसर्ग विधि। अब देखिए, भाषा संसर्ग विधि जो है वो मुख्य रूप से जो है वो व्याकरण को सिखाने के लिए काम में ली जाती है। अब कैसे इसमें भाषा को सिखाया जाता है या कौन सी भाषा इसमें प्रमुख रूप से सामने आती है, व्याकरण का ज्ञान इसमें कैसे करवाया जाएगा, और भाषा संसर्ग विधि बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमने देखा है कि पिछली दो परीक्षाओं में हमें इसमें से प्रश्न मिले हैं। तो देखिए क्या है भाषा संसर्ग विधि। सबसे पहले तो इसे प्रासंगिक विधि भी कहते हैं। प्रसंग के अनुसार जो है यहाँ पर शिक्षण कार्य जो है वो प्रारंभ होता है। यह व्याकरण शिक्षण की विधि है, यानी कि आपके एग्जाम में आपको इस तरह से भी प्रश्न मिल सकता है। कुछ विधियां आपको दी हुई होगी, उसमें से पूछ सकते हैं कि इसमें से कौन सी विधि व्याकरण शिक्षण की है या व्याकरण शिक्षण की नहीं है। तो आप सभी ये जान लें कि भाषा संसर्ग विधि जो है वो व्याकरण शिक्षण की विधि कहलाती है। देखते हैं और भाषा संसर्ग विधि को क्या कहा जाता है या इसमें और कैसे व्याकरण की शिक्षा दिलाई जाती है। तो देखिए, इसे अव्यकृति प्रणाली भी कहते हैं, यानी कि अव्यकृति प्रणाली कहने के लिए इसमें क्या जो है वो प्रयोग में लिया जाता है या कौन सी इसमें जो है वो प्रणाली काम में आती है। तो देखिए, इसमें व्याकरण का जो ज्ञान है वो नहीं दिया जाता है। किसी भी कक्षा में अगर विद्यार्थी व्याकरण को सीखता है तो शिक्षण विधि के माध्यम से व्याकरण की विधिवत शिक्षा दी जाती है, उसे नियम बताए जाते हैं, नियम के बाद उदाहरण पर बात की जाती है। लेकिन जो भाषा संसर्ग विधि है, यहाँ पर विद्यार्थियों को व्याकरण का कोई विधिवत ज्ञान नहीं दिया जाएगा, इसीलिए इसे अव्यकृति प्रणाली भी कहते हैं। सीधे ही यहाँ पर क्या किया जाएगा, विद्यार्थियों को अच्छे अच्छे इतिहासकारों की, कवियों की, लेखकों की या हम कहें कि आलोचकों की पुस्तकों को पढ़ने के लिए दिया जाएगा। यहाँ पर व्याकरण का कोई सैद्धांतिक नियम का ज्ञान नहीं दिया जाता है। किताबों को पढ़कर विद्यार्थी खुद ही सिद्धस्थ हो जाता है और वो व्याकरण की शिक्षा जो है स्वयं ही लेने लगता है। तो देखिए, विद्यार्थी भाषा का शुद्ध प्रयोग करें, यही इस विधि का उद्देश्य है। अब हमने विद्यार्थियों को विधिवत ज्ञान भी नहीं दिया, लेकिन फिर भी भाषा का शुद्ध प्रयोग करें, वो भाषा संसर्ग विधि का क्या कहलाता है, मुख्य उद्देश्य कहलाता है। अब यहाँ पर विद्यार्थी बिना व्याकरण के नियम सीखे ही मातृभाषा का शुद्ध प्रयोग करना सीखते हैं। तो देखिए, कोई आपने नियम नहीं बताए, कोई आपने विधिवत व्याकरण की शिक्षा नहीं दी, लेकिन इस विधि के माध्यम से शिक्षक ने विद्यार्थी के अंदर वो कौशल स्थापित कर दिया है, उस कौशल में उसे महारत हासिल करवा दी है कि अब वो व्याकरण के नियम सीखे बिना ही मातृभाषा के शुद्ध प्रयोग का उपयोग करने लगता है, प्रयोग करने लगता है। फिर देखिए, इसमें भाषा के साथ साथ व्याकरण का ज्ञान भी दिया जाता है, यानी कि विधिवत तो आपने नहीं दिया, मुख्य रूप से आपने उसे भाषा बोलना सिखाया है। भाषा बोलने के साथ साथ बीच बीच में आपने कुछ व्याकरण के नियम या व्याकरण का ज्ञान भी उसे दे दिए हैं। इसके बाद देखिए, इस विधि में व्याकरण के सैद्धांतिक नियमों का ज्ञान न दिया जाकर भाषा व्यवहार, पुस्तकें पढ़ने पर या पढ़ने पर बल दिया जाता है। अभी हम बात कर चुके हैं, कोई आपने विधिवत शिक्षा नहीं दी, लेकिन आपने उस विद्यार्थी को अनेक किताबें पढ़ने के लिए दे दी है। उन किताबों को पढ़कर उसमें प्रस्तुत ज्ञान को लेकर विद्यार्थी जो है स्वयं ही व्याकरण के नियमों को सीख जाता है, व्याकरण की शिक्षा उसे स्वतः ही मिल जाती है। इसीलिए इस भाषा विधि को कहते हैं भाषा संसर्ग विधि, जिसमें आपने सैद्धांतिक नियमों की क्या कर दी है, अवहेलना कर दी है, और फिर भी आपने विद्यार्थी को व्याकरण पढ़ने में या किताबों को पढ़ने में सिद्धहस्तता को क्या कर दिया है, दिला दिया है। इसके बाद देखिए, अच्छे लेखकों की रचनाएं बात कर चुके हैं हम पहले, पढ़ने को दी जाती है, जिससे बालक स्वतः ही भाषा पर अधिकार कर ले। वैसे भी हम कहते हैं कि अगर हमें अपनी भाषा को और भी सुदृढ़ करना है, मजबूत करना है, अभी अपनी अभिव्यक्ति को क्या करना है, अच्छे रूप में दूसरों के सामने प्रस्तुत करना है, तो हमें अनेक किताबों को पढ़ना चाहिए। अच्छे अच्छे लेखकों ने जो भी लिखा है उनको पढ़कर भी हम अपनी भाषा शैली में सुधार कर सकते हैं। तो इसीलिए इस सिद्धांत को लेकर ये कार्य किया जाता है। इसके बाद देखिए, विद्यार्थी बुद्धि और तर्क का सहारा लेते हैं, स्वयं ही जो है वो चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं और तर्क का सहारा लेकर वो जो है किताबों में जो भी लिखा हुआ है उसे समझने का प्रयास कर रहे हैं। इसके बाद देखिए, आप प्राथमिक कक्षाओं में व्याकरण पढ़ाने की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली है, यानी कि भाषा संसर्ग विधि के माध्यम से हम अगर प्राथमिक स्तर पर व्याकरण को पढ़ा रहे हैं तो वहां पर यह सर्वश्रेष्ठ प्रणाली है कि वहां पर हमने बच्चों को नियम याद नहीं दिलाए, हमने कोई सिद्धांत उनको याद नहीं करवाए हैं, लेकिन फिर भी हमने क्या किया है, प्राथमिक स्तर पर 2-3 लेखकों की किताबें देकर उन्हें क्या दे दिया है, व्याकरण को दे दिया है, या व्याकरण को पढ़ाने में उन्हें हमने क्या कर दिया है, दक्ष कर दिया है। इसके बाद देखिए, आप
पाठ्य सामग्री में प्रयुक्त शब्द सामग्री को आधार बनाकर विधिवत व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। यानी कि जो भी उनकी पाठ्य पुस्तकें लगी हुई है उसे पढ़ाकर बीच बीच में अगर कहीं भी व्याकरण के कोई शब्द आ रहे हैं तो वहां पर क्या कर दिया गया है, व्याकरण का ज्ञान उन्हें बीच बीच में ही दे दिया जाता है। अब देखिए, जब हमने कोई नियम नहीं बताए, हमने कोई सैद्धांतिक जो है व्यवहारिक रूप से उसे प्रस्तुत कर दिया है, कोई सिद्धांतों पर हमने बात नहीं की, तो कहीं ना कहीं किसी विधि की कोई सीमाएं या कमियां हमारे सामने आ जाती है। तो भाषा संसर्ग विधि की सीमाएं क्या है, कैसे विद्यार्थी जो है इस विधि को साथ में लेकर पूर्णता को हासिल नहीं कर पाता है, उन कारणों को हम जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो है वो समय अधिक व्यय होता है। अगर आप नियम बता देंगे तो नियम से तो विद्यार्थी क्या करेगा, उस व्याकरण की शिक्षा को प्राप्त कर लेगा। लेकिन अब नियम तो कुछ है नहीं, तो हम जितनी अधिक किताबें पढ़ाएंगे उतना ही अधिक समय व्यय होगा। हो सकता है कि उस पाठ में कोई व्याकरण से संबंधित कोई बात ना आए या कोई नियम ना आए या कोई शब्द ना आए, तो फिर वहां पर उसका ज्ञान अधूरा रह जाता है। तो समय जो है सबसे अधिक व्यय होता है। बहुत ही जो है वो समय को लेकर चलने वाली विधि है ये। दूसरा है, व्याकरण के नियमों का कोई व्यवस्थित ज्ञान नहीं हो पाता है, कोई नियम ही नहीं है, ना तो संधि समास को पढ़ने के जो भी नियम हैं उन नियमों का उन्हें व्यवस्थित ज्ञान नहीं हो पाएगा। बस एज इट इज आया, कोई शब्द आया, उन शब्दों से अगर उसकी अनुभव परिधि में है वो विद्यार्थी जानता है, तब तो उस व्याकरण के आधार पर उसका क्या करेगा, वो विभेदीकरण कर सकता है। लेकिन नियमों का व्यवस्थित ज्ञान नहीं होने के कारण इसमें व्याकरण में वो थोड़ा सा जो है कमजोर रह जाता है। इसके बाद देखिए, भाषा और व्याकरण की पूर्ण शिक्षा इसमें नहीं दी जा सकती है, क्योंकि विद्यार्थी के स्तर में जो भी शिक्षक जो भी किताबें लगी हुई है उन किताबों में जितना दिया हुआ है उतना ही उसे ज्ञान मिलेगा। तो पूर्ण रूप से ना तो उसे भाषा और ना ही व्याकरण की पूर्ण जानकारी इस विधि के माध्यम से हम दे सकते हैं। तो भाषा संसर्ग विधि जहां पर नियमों की अवहेलना करती है, सैद्धांतिक नियमों को साथ लेकर नहीं चलती है, तो सरलता तो लेकर चलती है ये, लेकिन उस सरलता के साथ साथ में इसमें जो है वो कहीं ना कहीं अपूर्णता रह जाती है। ना तो भाषा को विद्यार्थी सीख पाता है और न ही जो है व्याकरण के नियमों को वो जान पाता है। देखिए, अगली विधि हमारी सूत्र विधि। विधियां बहुत छोटी छोटी हैं, आपके सामने विधियां आ ही रही है, तो इन विधियों से संबंधित हमने प्रश्न भी देखे हैं। तो सभी विधियां आपके लिए मुख्य रूप से महत्वपूर्ण है ही, और कोई ना कोई प्रश्न आपको अपनी परीक्षा में मिलेगा ही। अब देखिए, सूत्र विधि क्या है। सूत्र विधि नाम से ही हम जान ले कि अगर कोई विषय बहुत बड़ा है या किसी विषय को याद करने में हमें समस्या आ रही है, तो हम क्या करते हैं, उस विषय के या उस विषय वस्तु के हम छोटे छोटे सूत्र बना लेते हैं। हम कोड लैंग्वेज में हमने कोई सूत्र बना लिया और हम उसे याद करने का प्रयास करते हैं। तो इसी तरह यह सूत्र विधि जो है वो भी बड़े बड़े विषयों को, बड़े बड़े नियमों को याद करने के लिए छोटे छोटे सूत्र में पिरोकर प्रस्तुत की जाती है। इसीलिए इस विधि को कहते हैं सूत्र विधि। अब चूंकि सूत्र विधि जो है वो सबसे प्राचीन विधि के रूप में हमारे सामने आई है, और हम जानते हैं कि हमारी प्राचीन भाषा कौन सी है, संस्कृत है। तो संस्कृत ने ही सूत्र विधि को दिया है। तो देखिए, आपसे पूछा जा सकता है कि सूत्र विधि जो है वो किस भाषा में प्रयोग में ली जाती है, तो संस्कृत भाषा में इसका प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, और क्या हमें जानते हैं इस विधि के बारे में या पढ़ते हैं। जब नियमों को कम से कम शब्दों के रूप में उसके भाव को समाहित करते हुए कहा जाता है तो उसे सूत्र विधि कहा जाता है। अभी हम बात कर चुके हैं कि बहुत लंबा वक्तव्य है, और उस लंबे वक्तव्य को अगर हम छोटे छोटे शब्दों के रूप में उसके भाव को सूत्रों के रूप में प्रस्तुत करेंगे तो फिर वो विधि कहलाती है सूत्र विधि। इस विधि को निगमन विधि भी कहा जाता है। यानी कि पहले हमने क्या बताए हैं, यहाँ पर नियम बताए हैं, और नियम बताकर हमने क्या कर दिया है, सूत्र विधि के माध्यम से उन्हें याद करना शुरू कर दिया है। ये छोटे छोटे हमने सूत्र बना दिए हैं, इसलिए सूत्र विधि को निगमन विधि भी कहा जाता है। और हम सभी जानते हैं कि निगमन विधि जो है वो व्याकरण को पढ़ाने के लिए प्रयोग में ली जाती है। इसके बाद देखिए आप, सूत्र विधि का उद्गम कहां से आई है विधि, ये सबसे प्राचीन विधि है, और प्राचीन भाषा हमारी कौन सी है, संस्कृत है। तो यह विधि भी संस्कृत से आई है। संस्कृत के बहुत लंबे लंबे सूत्रों को याद करने में जब बहुत समय व्यय होता था, तो वहां पर उन सूत्रों के लिए क्या कर लिए गए हैं, छोटे छोटे जो हैं वो सूत्र बना लिए गए हैं लंबे लंबे वाक्यों के लिए। इसीलिए सूत्र विधि जो है वो संस्कृत से आई। इस विधि का प्रयोग पाणिनि के अष्टाध्यायी में भी किया गया है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि पाणिनि के अष्टाध्यायी में प्रयोग में लेने वाली विधि कौन सी है, वो है हमारी सूत्र विधि। देखिए आगे, और अब इस विधि में
व्याकरण के सामान्य नियमों को सूत्र में पिरो लिया जाता है। अभी हम बात कर चुके हैं निगमन विधि की, और निगमन विधि में भी पहले क्या बताए जाते हैं, नियम बताए जाते हैं। इसी तरह यहां पर सूत्र विधि में भी जितने भी नियम हैं उन नियमों को क्या कर लिया गया है, छोटे छोटे सूत्रों में पिरो लिया गया है, ताकि वो नियम याद हो जाए और आसानी से इस विधि के माध्यम से हम संस्कृत के व्याकरण की शिक्षा को प्राप्त कर ले। इसके बाद देखिए, उदाहरण के लिए संज्ञा और सर्वनाम का ज्ञान देने के लिए पहले इनकी परिभाषाएं बताकर वाक्य में से संज्ञा और सर्वनाम छांटने के लिए कहा जाता है। देख लिया अब आपने कि पहले आपने क्या बताया है, नियम बताया है। नियम में आपने क्या कर दिया है, संज्ञा और सर्वनाम की परिभाषा बता दी। परिभाषा बताने के बाद फिर आपको कुछ वाक्य दे दिए जाएंगे। उन वाक्यों में से, उन शब्दों में से अब आपको संज्ञा और सर्वनाम को छांटना है, अलग अलग करना है। तो वो याद करना या उनको छांट पाना विद्यार्थी के लिए आसान हो जाता है। अगला देखिए आप, छात्रों को सूत्र कंठस्थ करा दिए जाते हैं। अब सबसे बढ़िया बात इसमें यह है कि विद्यार्थियों को नियम याद करने ही होंगे। अगर सूत्र कंठस्थ हो गए तब तो यह विधि जो है वो क्या है, व्याकरण को पढ़ने के लिए उपयोगी है। लेकिन अगर सूत्रों को याद करने में, कहीं ना कहीं नियमों को याद करने में कठिनाई आती है तो फिर जो है यह विधि जो है, इस विधि के माध्यम से हम व्याकरण का ज्ञान लेने में कहीं ना कहीं जो है वो हमारे अंदर कमी रह जाती है। यानी कि अब जितने भी नियम आ रहे हैं उन नियमों को अभ्यास में रहते हुए याद करना ही होगा, रटना ही होगा, तब कहीं जाकर ये सूत्र विधि हमारे लिए उपयोगी रहेगी। इसके बाद देखिए, इस विधि द्वारा कम समय में अधिक नियमों को जानने एवं याद करने का प्रयत्न किया जाता है। अभी हमने बात की कि भाई कुछ सूत्र कंठस्थ करा दिए गए हैं, और कंठस्थ कैसे होंगे, अभ्यास से होंगे, याद करने से होंगे। तो अधिक नियमों को जितना हम जान लेंगे उतना ही जो है व्याकरण की शिक्षा हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, इसमें शिक्षार्थी गंभीर चिंतन किए बिना सूत्रों को रटने के लिए विवश होता है। इसीलिए इस विधि को रटंत विद्या भी कहते हैं कि कंठस्थ आपने कर लिया है, नियमों को तर्कों के माध्यम से सीखने का कोई प्रयास नहीं किया, बस नियम है उसे रट लिया गया है। तो रट लिया गया है तो जो विद्यार्थी की चिंतन शैली है उसकी वहां पर कोई उपयोगिता नहीं रह जाती है। जो नियम जैसा बताया गया है उसे हमें याद करना ही होगा। तो इस तरह से यहां पर सूत्र विधि जो है, बड़े बड़े नियमों को याद करने के लिए छोटे छोटे सूत्र बना लिए गए हैं। संस्कृत से आई है, अष्टाध्यायी में इसका प्रयोग किया गया है, और विद्यार्थी जो है बिना तर्क, बिना चिंतन के, बिना कुशलता से क्या करते हैं, कंठस्थ करते हैं, अपने नियमों को याद करते हैं। जितना नियम याद कर पाएंगे संस्कृत की व्याकरण को, उतना ही वो आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। आगे देखिए, फिर ये थी हमारी जो सूत्र विधि, और सूत्र विधि के बाद अगली विधि में हम आए हैं, वो विधि है हमारी रसास्वादन विधि। अब विधियां बहुत छोटी छोटी सी है, और छोटी छोटी विधियों में से आपको अनेक प्रश्न मिलेंगे, और ये विधियां भी जो है रोचक है, और अगर हम इनको अच्छी तरह से याद कर लेते हैं तो फिर हमें अपनी परीक्षा में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब रसास्वादन विधि की ओर अगर हम बढ़ते हैं तो इस शब्द की ओर अगर हम बढ़ते हैं और इस शब्द को अगर हम देखते हैं तो रस और आस्वादन, अब क्या किया है, रस का हमने आस्वादन किया है। कहां मुख्य रूप से विधि काम में आएगी, हमारे पद्य में ये मुख्य रूप से काम में आएगी। जहां पर हम कविता को पढ़ा रहे हैं, जहां पर हम पद्य में कोई काव्य पाठ लेकर आ रहे हैं, वहां पर रस का आस्वादन करने में विद्यार्थी ने अगर निपुणता को हासिल कर लिया है तो वो कहलाती है हमारी रसास्वादन विधि। यानी कि विद्यार्थी अब किसी भी कवि की कृति को पढ़कर उसमें भावानुभूति कर पाएगा, उसके भावों के साथ एक सामने बैठा पाएगा, तब ये रसास्वादन विधि जो है वो अधिक उपयोगी रहेगी। मुख्य रूप से जो रसास्वादन विधि है वो प्राथमिक स्तर पर जो है, वैसे तो सभी स्तर पर ये काम करती है, लेकिन प्राथमिक स्तर पर गीत और नाट्य प्रणाली को लेकर जब हम कार्य करते हैं तो वहां पर विद्यार्थियों में ये अधिक से अधिक रस का आस्वादन करने में ये अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को निभाती है। चलिए देखते हैं और क्या है रसास्वादन विधि में। तो देखिए, रसास्वादन शब्द का विग्रह रस का आस्वादन, रस आनंद, और रस को ग्रहण करना, यानी कि किसी भी कवि ने किसी भी काव्य कृति को लिखा है, उस काव्य कृति को पढ़कर जो हमारा विद्यार्थी है वो क्या कर रहा है, आनंद के माध्यम से, रस के माध्यम से उसे ग्रहण कर रहा है, और उसमें अपने भावों को, कवि के भावों के साथ अपने भावों का एक सामने बैठा पा रहा है। फिर देखिए आप, व्याख्या करने के पश्चात यह विधि रसास्वादन कहलाती है। यानी कि व्याख्या किसने की है कक्षा में, शिक्षक ने की है, और शिक्षक जब
व्याख्या कर देते हैं तो व्याख्या करने के बाद विद्यार्थी पूर्ण रूप से उस व्याख्या में जब डूब जाता है और उन भावों से, उन विचारों से अपना तादात्म्य में बैठा पाता है, तब ये विधि कहलाती है हमारी रसास्वादन विधि। कोई भी चरित्र किसी भी कविता के माध्यम से उठ कर आया है, चाहे वो वीर रस को लेकर लिखी गई हो, चाहे वो जो है वो और किसी हमारे जितने भी रस चल रहे हैं, 9 रस में से जो भी रस वो कविता हमारे सामने लेकर आ रही है, उस रस की पूर्ण आस्वादन में अगर विद्यार्थी डूब गया है, उसने इस कृति को पढ़कर वो भावों के साथ सामने बैठा लिया है, तब जाकर इस रसास्वादन विधि का जो औचित्य है वो पूरा होता है। इसके बाद देखिए, व्याख्या के पश्चात छात्रों में रस की अनुभूति करवाना। सबसे पहले व्याख्या किसने की? शिक्षक ने। शिक्षक ने जो व्याख्या की है उसमें छात्र जो है रस की अनुभूति करेगा, तब कहीं जाकर रसास्वादन विधि का जो लक्ष्य है, उद्देश्य पूरा होगा। इसके बाद देखिए, यह विधि नाटक व कविता शिक्षा के लिए उपयोगी है पूर्ण रूप से। इसके बाद इस विधि का प्रयोग सभी स्तरों पर किया जाता है, यानी कि प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक स्तर, जहां जहां पाठ्यक्रम में कविताएं लगी हुई है, पद्य लगा हुआ है, काव्य कृतियां लगी हुई है, वहां पर विद्यार्थी जो है पूर्ण रूप से अपने स्तर के माध्यम से उस रस के आस्वादन को करने में क्या बनता जाता है? दक्ष बनता चला जाता है। शिक्षक के माध्यम से उसमें इतनी भावानुभूतियां जागृत हो जाती है कि मान लीजिए वो स्वयं ही किसी कृति को पढ़ रहा है तो फिर पूर्ण रूप से उसमें वो डूब जाएगा। ये है हमारी रसास्वादन विधि। इसके बाद देखिए, रसास्वादन विधि के उद्देश्य क्या हैं, क्यों ये विधि जो है शिक्षण विधि में प्रमुख रूप से कार्य करती है। तो देखिए, कविता के भावों को हृदयंगम करके कवि के साथ क्या बैठ गया है? तादात्म्य स्थापित करना है। हम जब साहित्य को पढ़ते हैं या हम पाश्चात्य काव्यशास्त्र या भारतीय काव्यशास्त्र को पढ़ते हैं तो हम एक साधारणीकरण का सिद्धांत भी जानते हैं कि साधारणीकरण का सिद्धांत क्या होता है कि जब हम कविता को हमने पढ़ लिया, उन कविता के भावों को हमने अपने हृदयंगम कर लिया है, अपने हृदय में उन भावों को उत्पन्न कर लिया है, तो कवि किस भाव को कैसे प्रस्तुत करना चाहता है, क्यों प्रस्तुत करना चाहता है, जब हम उसके साथ एक तादात्म्य में, एक तालमेल बैठा लेते हैं, तब ये जो रसास्वादन विधि का उद्देश्य पूरा होता है। अब देखिए, दूसरा क्या है? कविता को आनंद लेने की स्थिति तक पहुंचाना, कि जो कविता हमने पढ़ी है उसमें हम पूर्ण रूप से जो है ब्रह्मानंद या आनंद लेने की स्थिति में पहुंच गए हैं। इसके बाद भाव विभोर होकर कविता का आनंद लेना, जिस उद्देश्य को लेकर कवि ने जिस कविता को लिखा है, अगर विद्यार्थी उस उद्देश्य की पूर्ति को प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं तो फिर भाव विभोर होकर विद्यार्थी क्या करेगा? उस कविता का आनंद लेगा। कोई भी रस उस कविता में आया है, उस रस से अगर विद्यार्थी का तादात्म्य स्थापित हो गया तो फिर विद्यार्थी जो है पूर्ण रूप से भावों में डूब जाएंगे। यही है रसास्वादन विधि का उद्देश्य। इसके बाद देखिए, अध्यापक का लक्ष्य कविता का अर्थ बतलाना न होकर कविता का आनंद लेने में छात्रों को समर्थ बनवाना है। हम जब भी हमारे पाठ्यक्रम में लगी हुई कविताओं को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि हमने अर्थ तो बता दिया है, लेकिन अर्थ के पहले हम बताते हैं कि कविता किस उद्देश्य को लेकर लिखी गई है। अगर उस उद्देश्य को विद्यार्थी जान ले तो पूर्ण रूप से क्या करेंगे? वो आनंद लेने में समर्थ हो जाएंगे और सक्षम हो जाएंगे, और उतना ही तादाद में वो उस कवि के साथ, उस कविता के साथ बैठा पाएंगे। इसके बाद देखिए, कवि के भावों को छात्रों तक पहुंचाना। किसी भी कृति का उद्देश्य जो है वो अपने पाठकों तक पहुंचाना रहता है। अगर शिक्षक ने उन भावों को अपने छात्रों के सामने प्रस्तुत कर दिया तो विद्यार्थी भी उस कविता में आए हुए भावों को क्या करेगा? अपने तक लेकर उस कृति के आनंद को पूर्णतः से प्राप्त कर लेगा और वो जान जाएगा कि कविता क्यों लिखी गई है। इसके बाद देखिए, काव्यानंद की अनुभूति करवाना। अभी हमने बात की थी कि काव्य के आनंद की पूर्ण जो है चरम अनुभूति जो है वो रसास्वादन विधि के माध्यम से पूर्ण होती है। इसके बाद देखिए, कविता की सामान्य रूप से व्याख्या कर देने के पश्चात उसकी रसानुभूति कराने के लिए ये आवश्यक है। अभी हम बात कर चुके हैं कि कविता का अर्थ नहीं बताना, यहाँ पर कविता किस भाव के साथ उस कवि ने प्रस्तुत की है उस भाव तक विद्यार्थी तक पहुंचाना ही रसास्वादन विधि का उद्देश्य है। इसके बाद देखिए, अब हम बात करते हैं हमारी प्रदर्शन विधि पर। छोटी छोटी विधियां हैं, कई रूप को लेकर, कई विषयों को लेकर, कई नई जानकारियों को लेकर आपके सामने आ रही है और आप अच्छी तरह से इन विधियों पर अपनी पकड़ को बना पा रहे हैं। अब हम करते हैं प्रदर्शन विधि, पढ़ते हैं देखिए प्रदर्शन विधि को। तो प्रदर्शन विधि नाम से ही लग रहा है, हमने इससे पहले अपनी आज की इस कक्षा में एक प्रत्यक्ष विधि को देखा, दूसरा हम देख रहे हैं आज प्रदर्शन विधि। दोनों जो है साम्य, अगर देखें तो दोनों साम्य रखती है। कैसे? प्रत्यक्ष में तो क्या किया? अपनी आंखों से उस विधि को हमने क्या किया है? प्राप्त किया है, या उस अपनी आंखों
से स्वयं उस ज्ञान को प्राप्त किया। अब प्रदर्शन विधि भी उससे मिलती जुलती है, यानी कि शिक्षक जब कक्षा में आएगा तो वो उन चित्रों का प्रदर्शन अपने विद्यार्थियों के सामने करेगा, और हम जानते हैं कि अपने आंखों से देखा हुआ जो ज्ञान प्राप्त हम करते हैं वो हमारे लिए स्थायी रहता है। तो यहाँ पर अब देखिए किन किन वस्तुओं को, किन चित्रों को विद्यार्थी के सामने शिक्षक लेकर आएगा और उन विद्यार्थियों को उन शब्दों पर वो अपनी पकड़ बनवाएगा। तो देखिए प्रदर्शन विधि में प्रदर्शन का अर्थ है किसी वस्तु को दिखाना या बताना। प्रत्यक्ष विधि में तो भाषा सिखाई गई थी और भाषा में हमने देखा कि मातृभाषा का निषेध था, और जैसा शिक्षक भाषा का प्रयोग कर रहा है वैसा ही शिक्षक क्या कर रहा है, अपने विद्यार्थियों से उसे बोलने का प्रयास करने के लिए उन्हें क्या कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है, प्रोत्साहित कर रहा है। लेकिन प्रदर्शन विधि में किसी भी वस्तु को दिखाना या बताना कहलाता है। यहां पर वस्तु को दिखाकर उसका क्या करवाया जा रहा है, ज्ञान करवाया जा रहा है। फिर देखिए इस विधि को क्या कहा जाता है, करके सीखने के सिद्धांत पर यह विधि आधारित है। अभी हमने देखा प्रदर्शन विधि, वस्तुओं को कक्षा में लाया जाएगा और जब उन वस्तुओं को विद्यार्थी देखेगा तो जब देखकर वो सीखेगा, स्वयं ही उससे कुछ सीखने का प्रयास करेगा, तो ये करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है आपकी प्रदर्शन विधि। इसके बाद देखिए छोटी कक्षाओं के बालकों को कठिन वस्तु या संज्ञाओं से परिचित करवाने के उद्देश्य हेतु उन वस्तुओं का चित्र या साक्षात प्रदर्शन बालकों के समक्ष करके समझाना। जैसे कि देखिए कोई शंख है, वीणा है, या हम कहें गदा, चक्र, धनुष, बाण आदि ऐसे कोई संज्ञा शब्द हैं जिनको बोलने से विद्यार्थियों का ज्ञान अधूरा रह जाता है। तो ऐसे संज्ञा शब्दों के छोटे छोटे जो चित्र हैं वो कक्षा में लाकर विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत किए जाएं, उन्हें बताया जाए, तो वो विधि कहलाती है हमारी प्रदर्शन विधि। इसके बाद देखिए प्रदर्शन विधि सुंदर और प्रभावशाली विधि है। अगर देखकर विद्यार्थी ने पढ़ा तो फिर उसका वो ज्ञान स्थायी रह जाएगा, इसीलिए इसे प्रभावशाली विधि के रूप में भी जाना जाता है। फिर देखिए वस्तुओं का कक्षा में प्रदर्शन करते हुए बालकों को वस्तु एवं शब्दार्थ का ज्ञान करवाया जाता है। अब कोई वस्तु विद्यार्थी के सामने कक्षा में आ गई है, उसके शब्दार्थ का, उसके पूरी ज्ञान की व्याख्या वहां पर कर दी गई है और फिर विद्यार्थियों को इसमें अब उन्हें बोलने के अवसर दिए जाएंगे, तो उनका ज्ञान पूर्ण रूप से स्थायी हो जाएगा उस विषय वस्तु के प्रति। इसके बाद देखिए चित्रों के प्रदर्शन के सहारे भी क्या करवाई जाती है, इसमें कहानी बनवाई और लिखवाई जाती है। कोई चित्र जो है उसका प्रदर्शन कक्षा में किया गया है, उस चित्र को देखकर विद्यार्थी की मौलिक और सृजनात्मक कृतियों पर भी काम किया जाता है, और उन वृत्तियों को लेकर जब काम किया जाता है तो विद्यार्थी क्या करता है, अपने लेखन कार्य में जो है वो दक्षता को हासिल करता है। इसके बाद देखिए इसकी विशेषताएं क्या है। अभी हम बात कर चुके हैं कि देखकर अगर विद्यार्थी सीखेगा तो उसका ज्ञान क्या रहेगा, स्थायी रहेगा ही। इसके बाद यह विधि छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी है, क्योंकि जब तक विद्यार्थी अपनी उन संज्ञा शब्दों से, अपने अनुभव की परिधि में आए हुए शब्दों से जब तक उसका परिचय नहीं हुआ है तब तक यह विधि उपयोगी है। जैसे जैसे विद्यार्थी का स्तर बढ़ता जाता है, जैसे जैसे वो अधिक वस्तुओं के संपर्क में आता है, वैसे उसका ज्ञान भी बढ़ता जाएगा। इसीलिए प्रदर्शन विधि को छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी माना गया है। इसके बाद देखिए छात्रों को प्रत्यक्ष ज्ञान प्रदान करने के कारण उनमें प्रयोगात्मक प्रवृत्ति का विकास होता है। जब भी हमने अपने यहाँ पर या अपने लेक्चर दिए हैं, बीएड के जब हम लेसन देने के लिए गए हैं, तो हम कोई भी जो है वो बड़ा पिक्चर जो है या बड़ी पिक्चर या बड़ा चित्र जो है हम चार्ट्स पर बनाकर लेकर गए हैं और हम अपने विद्यार्थियों को उसके माध्यम से पढ़ाते थे। तो वो भी हमारा एक तरह से क्या है, प्रदर्शन विधि है कि जिस माध्यम से जिस कार्य को हम विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं उसे हम चार्ट के ऊपर बनाकर लेकर गए, तो विद्यार्थियों के सामने हमने उन संज्ञाओं का, उन वस्तुओं का प्रदर्शन किया। तो प्रदर्शन करके फिर हमने क्या किया है, प्रयोगात्मक प्रवृत्ति का विकास इसके माध्यम से किया है। इसके बाद देखिए आप, इस विधि से तार्किकता बढ़ती है। सीधी सी बात है, अगर कोई वस्तु विद्यार्थी के सामने आ रही है तो विद्यार्थी उस विषय को जानने के लिए अपनी जिज्ञासा को प्रकट करेगा और जिज्ञासा के कारण वो प्रश्न पूछेगा, और जितने प्रश्न वो पूछेगा उतना ही वो तार्किक होता चला जाएगा। तो इस विधि से तार्किकता बढ़ती है। देखिए अब प्रदर्शन विधि के गुण क्या क्या हैं। सबसे पहला तो सक्रिय वातावरण रहता है। अगर कक्षा में ऐसा कोई चित्र आया है, ऐसा कोई प्रदर्शन वाली वस्तु अगर कक्षा में आई है तो सक्रिय वातावरण कक्षा में बन जाएगा, विद्यार्थियों की तरफ से भी और शिक्षक की तरफ से भी, क्योंकि विद्यार्थी तो जिज्ञासु है उस विषय को जानने के लिए, और शिक्षक जो है वो अधिक से अधिक विद्यार्थियों के मध्य क्या करेगा, एक सक्रियता के वातावरण को लेकर आएगा। छात्र और शिक्षक सजग और सक्रिय हो जाएगा। सक्रिय तो कौन हुआ है यहाँ पर, छात्र हैं, और सजग कौन हो जाएगा, शिक्षक, क्योंकि अब उस विषय वस्तु के
बारे में विद्यार्थियों के सामने से अत्यधिक मात्रा में प्रश्न आएंगे और जितने प्रश्न आएंगे विद्यार्थी के लिए शिक्षक को क्या होना पड़ेगा, सजग होना पड़ेगा। फिर इसके बाद देखिए मानसिक विकास में सहायक है क्योंकि वैज्ञानिक ढंग से कार्य कर रही है और जब वैज्ञानिक ढंग से कार्य कर रही है तो सोचने का, चिंतन करने का दृष्टिकोण जो है विद्यार्थियों के अंदर विकसित हो रहा है। जितना वो अधिक तार्किक होगा, जितना वो सोचेगा, जितना वो चिंतन करेगा, उतने ही प्रश्न वो अपने विद्यार्थी जो है वो शिक्षक से करेंगे। तो विद्यार्थियों की मानसिक दृष्टिकोण और सोचने की जो प्रवृत्ति है वो इस विधि के माध्यम से अत्यधिक मात्रा में विकसित होती है। इसके बाद देखिए शिक्षक का कार्य क्या हो गया है, सुगम हो जाता है। विद्यार्थी क्या हो जाते हैं, क्रियाशील हो जाते हैं। तो एक सक्रिय वातावरण पूरी कक्षा में बन जाता है इस विधि के माध्यम से। इसके बाद स्पष्ट और स्थायी जो ज्ञान है प्रदर्शन विधि के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। कठिन प्रसंग भी क्या है, आसानी से जो है वो विद्यार्थी सीख जाते हैं। जितना ज्यादा विद्यार्थी उत्सुक होगा, जिज्ञासु होगा, क्रियाशील होगा, उतना ही जो है वो कठिन से कठिन प्रसंग को भी आसानी से सीख पाएगा। ये है हमारी प्रदर्शन विधि के गुण। अब चूंकि प्रदर्शन विधि कई गुणों को लेकर सामने आई है, लेकिन प्रदर्शन विधि के कुछ दोष और कुछ सीमाएं भी हैं। तो देखते हैं क्या है वे दोष। तो देखिए प्रयोगात्मक क्षमता का अभाव। छात्र स्वयं जो है प्रयोग करके नहीं देख सकते हैं क्योंकि हमने अभी कहा कि भाई प्राथमिक स्तर पर यह विधि उपयोगी है क्योंकि प्राथमिक स्तर पर हम क्या कर रहे हैं, विद्यार्थियों के सामने कुछ वस्तुओं का प्रदर्शन कर रहे हैं। तो प्रयोग करने में छात्र जो है वो क्या करता है, इसमें थोड़ा सा जो है वो छात्र जो है वो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को नहीं निभा पाता है। प्रयोगात्मक क्षमता पूर्ण रूप से निर्भर करती है शिक्षक पर। वही सजग है और सक्रिय तो विद्यार्थियों को कर दिया है, लेकिन प्रयोग जो है वो करके कौन दिखाएगा, शिक्षक। छात्र अपने आप प्रयोग करने में असहजता को महसूस करते हैं। इसके बाद देखिए विद्यार्थी केंद्रित नहीं है, प्रयोगकर्ता शिक्षक ही रहता है। अभी हम इस पर बात कर चुके हैं, उसका मूल यही है। इसके बाद देखिए विद्यार्थी की अन्वेषणात्मक रचनात्मक प्रवृत्तियां नहीं उभरती है। यहाँ पर पूर्ण रूप से जो जिज्ञासा विद्यार्थी की थी उस जिज्ञासा का शमन किया शिक्षक ने। तो पूर्ण रूप से विद्यार्थी उस विषय को जान तो गए हैं, लेकिन उनकी खुद की खोज करने की, उसके बारे में रिसर्च करने की जो प्रवृत्ति है वो यहाँ पर विकसित नहीं हो पाई है और रचनात्मक प्रवृत्तियां नहीं उभर के आई क्योंकि उस विषय वस्तु को जानता नहीं था। उस चित्र के माध्यम से, उस प्रदर्शन के माध्यम से उसने सीखा, तो उसकी स्वयं की जो रचनात्मक प्रवृत्तियां हैं वो कहीं ना कहीं इस विधि में दब जाती है। ज्ञान तो उसका स्थायी हो जाता है, लेकिन वो रचनात्मक प्रवृत्तियां उभर कर सामने नहीं आती है। इसीलिए मुख्य रूप से अगर इस विधि को हम देखें तो ये प्रदर्शन विधि साहित्य शिक्षण में तो कम, किंतु जो हमारे विज्ञान शिक्षण में यह विधि जो है सर्वाधिक उपयोगी मानी जाती है। चूंकि हमारे पाठ्यक्रम में लगी हुई है प्रदर्शन विधि, तो हमें पढ़ना तो है ही। प्रदर्शन विधि में किसी भी संज्ञा शब्दों को जिससे विद्यार्थी का ज्ञान नहीं है उनके सामने वस्तुओं को दिखाकर, प्रदर्शन कर कर, चित्रों के माध्यम से क्या करवाया जाता है, उन्हें उस विषय वस्तु का ज्ञान करवाया जाता है। तब वो विधि कहलाती है प्रदर्शन विधि। तो ये थी हमारी प्रदर्शन विधि। हमने देखा कि आज की कक्षा में हमने 4-5 जो है विधियों का अध्ययन किया है और इन विधियों के अध्ययन के साथ ही हम देख लेते हैं कि कैसे प्रश्न हमें अपने इस परीक्षा में मिले हैं। तो देखिए अभी हमने पढ़ा था व्याकरण शिक्षा स्वतंत्र रूप से किस विधि में नहीं दी जाती है। तो अब आपके सामने जो है वो 4 विधियां आ गई है। इन 4 विधियों में से सबसे पहली विधि भाषा संसर्ग विधि, आगमन विधि, निगमन विधि या पाठ्य पुस्तक विधि। जब हमने भाषा संसर्ग विधि का अध्ययन किया था तो हमने कहा था, वहां पर हमने पढ़ा था कि भाषा विधि में या भाषा संसर्ग विधि में सैद्धांतिक नियमों की अवहेलना की जाती है, व्यवहारिक पक्ष को प्रस्तुत किया जाता है। तो प्रश्न आप देख लीजिए कि व्याकरण की शिक्षा स्वतंत्र रूप से किस विधि में नहीं दी जाती है। तो यहां पर इसका प्रश्न हो जाएगा भाषा संसर्ग विधि में, क्योंकि हमने यहां पर क्या किया है, कोई नियम नहीं बताए हैं। स्वतंत्र रूप से किस विधि में नहीं दी जाती है, भाषा संसर्ग विधि में। यहां पर और यहां पर जैसा हमें बताया गया है, नियम है, उदाहरण है, जैसा हमारी पुस्तक में लिखा गया है वैसा ही हमें उस विधि के माध्यम से विद्यार्थियों को पढ़ाना है। लेकिन यहां पर कोई नियम नहीं है, व्यवहारिक रूप से हमें शिक्षा दे दी है। दूसरा प्रश्न देखिए हमारा, निम्नलिखित में से रचना शिक्षण की विधि में नहीं दी जाती है। अब देखिए रचना शिक्षण पहले भी मैं आपको बता चुकी हूं कि किसी भी गद्य के पाठ को पढ़ने के लिए जो विधियां काम में ली जाती है वो रचना शिक्षण की विधियां या गद्य की शिक्षण विधियां कहलाती है। तो देखिए प्रवचन विधि हो गई हमारी, निर्देशन विधि हो गई, प्रश्नोत्तर विधि हो गई, या फिर हम कहें कि भाषा संसर्ग विधि हो गई। तो देखिए भाषा संसर्ग विधि में हमने क्या दिया है, व्याकरण का ज्ञान दिया है। तो यहां पर यही इसका सही उत्तर हो जाएगा, भाषा संसर्ग विधि। ये तो प्रवचन विधि, आपने किसी भी पाठ का क्या किया है,
व्याख्या की है, उसका प्रवचन दिया है, निर्देशन आपने निर्देश दिए हैं विद्यार्थी को किस तरह से वो पाठ पढ़ना है या कैसे रचना शिक्षण करना है। प्रश्नोत्तर प्रश्नों के माध्यम से आपने उस रचना शिक्षण विधि को प्रस्तुत किया है, किसी भी व्याख्या के पाठ को। लेकिन भाषा संसर्ग विधि हम पहले भी बात कर चुके हैं, व्याकरण शिक्षण में प्रयोग में ली जाती है, तो इसका सही उत्तर यही हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न हमारा, नर्सरी तथा प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली है। अब जब हम बात करते हैं कविता शिक्षण की प्रणाली को, तो अभी हमने रसास्वादन विधि को जब हमने पढ़ा था तो हमने वहां पर देखा था कि रसास्वादन विधि वैसे तो प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक स्तर तीनों पर ही मूल रूप से कार्य करती है। लेकिन अब बात यहां पर आ रही है कि नर्सरी और प्राथमिक स्तर पर अगर हमें कविता शिक्षण कक्षा में करवाना है तो कौन से रूप को लेकर विद्यार्थियों के साथ हमें काम करना होगा। गीत तथा नाट्य प्रणाली, शब्दार्थ कथन प्रणाली, प्रश्नोत्तर या खंडान्वय प्रणाली या फिर व्याख्या प्रणाली। तो नर्सरी और प्राथमिक स्तर पर इसका सही उत्तर होगा कि ये गीत तथा नाट्य प्रणाली को लेकर चलती है। ना तो विद्यार्थियों के शब्दों के अर्थ हम प्राथमिक स्तर पर बताएंगे तो उन्हें अच्छी तरह से समझ में वो आ जाए, इसकी हम जो है वो श्योरिटी नहीं ले सकते। इसके बाद प्रश्नोत्तर, इस प्राथमिक स्तर पर ही प्रश्न करके उस विद्यार्थी को सिखाना थोड़ा सा क्लिष्ट हो जाएगा और व्याख्या प्रणाली भी यहाँ पर उचित नहीं है। इसीलिए गीत तथा नाट्य प्रणाली हम उस कविता को पढ़कर उनके सामने बार बार गीत के माध्यम से पढ़कर प्रस्तुत करेंगे तो विद्यार्थी जो है कविता शिक्षण के लिए उस समय उसके लिए यही सर्वश्रेष्ठ प्रणाली या विधि कहलाती है। तो इसका सही उत्तर हो गया ये। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए हम अपना, भाषा शिक्षण की सूत्र विधि का मूल स्रोत कौन भाषा है। देखिए कितना सरल प्रश्न जो है हमें अपनी परीक्षा में मिला, पिछली परीक्षा में। तो देखिए अभी हमने बात की थी सूत्र विधि जो है वो प्राचीन काल से प्रयोग में ली जा रही है और प्राचीन काल में कौन सी भाषा जो है वो इस विधि के लिए उपयुक्त थी। तो हम जो है इसका सही उत्तर क्या लगाएंगे, संस्कृत भाषा में इसका प्रयोग किया गया है, पाणिनि के अष्टाध्यायी में किया गया है। बड़े बड़े नियमों को सूत्रों के माध्यम से छोटा छोटा रूप देकर उन्हें याद करने का प्रयास इस विधि में किया जाता है। यह भी हमें रीड 2015 में मिला है। देखिए अगला प्रश्न हमारा, भाषा शिक्षण की किस विधि में मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं रखा जाता। तो आज की कक्षा में हमने सबसे पहली विधि पढ़ी थी प्रत्यक्ष विधि, और उस प्रत्यक्ष विधि में हमने देखा था कि मातृभाषा का निषेध है, मातृभाषा को वहां पर नहीं पढ़ाया जाता है, बच्चों को मनाही रहती है उस भाषा को बोलने की। अब हमें यहाँ 4 विधियां दी हुई है, तो 4 विधियों में से आसानी से जब अगर हमें किसी विधि की परिभाषा याद होती है, उसके गुणों को हम जानते हैं, तो इजीली हम अपने प्रश्न का उत्तर सही लगा लेंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा प्रत्यक्ष विधि, जिसमें मातृभाषा को मध्यस्थ में नहीं रखा जाता है। मातृभाषा का तो यहाँ निषेध होता है, काम में ली ही नहीं जाती है। देखिए अगला प्रश्न हमें 2018 की सेकंड ग्रेड परीक्षा में मिला, कार्ड पर लिखे शब्दों का चित्रों के साथ मिलान करने का कार्य किया जाता है जिस विधि में। तो देख लीजिए आज की कक्षा में हमने वो विधि की है और ऑप्शन के साथ ही आपके सामने वो विधि आपको याद भी हो गई है और आप जान गए हैं कि इस विधि को देने वाला भी कौन है, मारिया मोंटेस्क्री ने यह विधि दी है। तो विधि कौन सी है, वो साचर्य विधि, जहां पर कार्ड और चित्रों के साथ विद्यार्थी मेल कर अपने ज्ञान को क्या करता है, दक्ष करता है, अपने ज्ञान में महारत हासिल करता है। फिर देखिए अगेन हमें 2010 के सेकंड ग्रेड में कौन सा प्रश्न मिला है अपनी शिक्षण विधियों के माध्यम से, भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा निम्न में से किन दोषों का स्वतः ही क्या हो जाता है, निराकरण हो जाता है। कि प्रत्यक्ष प्रणाली से हम व्याकरण शिक्षा में किन दोषों को दूर कर सकते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। जब 4 ऑप्शन में से हम देखेंगे व्याकरण अनुवाद प्रणाली के दोषों का, शब्दावली की सीमितता का, वाक्य संरचना संबंधी अनभिज्ञताओं का, या हम कहें कि दक्षता कौशलों के मनोवैज्ञानिक क्रम के अभाव का। तो यहाँ पर जब हम इस विधि को पढ़ लेंगे, इस विधि को पढ़ने के बाद हम इसका जो है उत्तर सही लगा पाएंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा व्याकरण अनुवाद प्रणाली के दोषों को हम क्या करते हैं, अपनी प्रत्यक्ष विधि के माध्यम से दूर करते हैं। जब हम इस विधि को पढ़ लेंगे तो हम तुलनात्मक रूप से फिर इस प्रश्न को भी सही कर पाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न हमारा, प्रत्यक्ष विधि में बालक क्या करता है। तो देखिए प्रत्यक्ष विधि जो आज हमने पढ़ी वो हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है, कैसे कैसे प्रश्न हमें इसमें से मिले हैं। अनुकरण द्वारा दूसरी भाषा सीखता है, व्याकरण के नियम पर बल दिया जाता है, चित्र एवं शैक्षणिक सहायक सामग्री का प्रयोग
नहीं किया जाता, अनुवाद का सहारा लेता है। तो देखिए यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुकरण के द्वारा दूसरी भाषा सीखता है, क्योंकि मातृभाषा तो आपको सीखनी नहीं है। जो शिक्षक कक्षा में जिस भाषा का प्रयोग कर रहा है वैसा ही प्रत्यक्ष रूप में विद्यार्थी को क्या करना है, भाषा को बोलना है। तो उसने क्या किया, अनुकरण के द्वारा शिक्षक की भाषा को सीखा। इसलिए इन चारों ऑप्शन में से इसका सही उत्तर होगा कि अनुकरण के द्वारा विद्यार्थी ने दूसरी भाषा का ज्ञान दिया। अब हम अपने संभावित प्रश्नों पर बात कर लेते हैं कि आगामी परीक्षा में हमें किस तरह के प्रश्न मिलेंगे, और इन प्रश्नों को पढ़कर हम अपनी जो आने वाली परीक्षा है उनमें महारत हासिल कर लेंगे या एक भी प्रश्न हम गलत नहीं करेंगे। तो देखिए, प्रत्यक्ष विधि में किस प्रणाली विधि के दोष स्वयं दूर हो जाते हैं? अभी हमने देखा कि किस प्रणाली के दोष दूर हो जाते हैं। इसमें व्याकरण अनुवाद के, भाषा वैज्ञानिक, गठन पद्धति या सैनिक विधि, ये विधियां भी अभी हमें पढ़नी है। तो इसमें हम देखेंगे कि व्याकरण अनुवाद जो है, ये प्रणाली जो है, इसके दोष स्वतः ही इस विधि के माध्यम से दूर हो जाते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, प्रत्यक्ष विधि से संबंधित असत्य कथन है। तो देखिए, व्याकरण सहायता का अभाव, व्यवहारिकता पर बल, अनुवाद का अभाव या सैद्धांतिकता पर भी बल। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा इसका, वो सही उत्तर हो जाएगा सैद्धांतिकता पर बल। यहाँ पर कोई सिद्धांत जो है वो नहीं सिखाए जा रहे हैं। जैसा कक्षा में शिक्षक जिस भाषा का प्रयोग कर रहा है उस भाषा का प्रयोग कौन कर रहे हैं, विद्यार्थी। तो यहाँ पर कोई सिद्धांतों पर बल नहीं दिया जाता है, कोई नियम कक्षा में बताए नहीं जा रहे हैं। इसीलिए ये तीनों तो जो है यहाँ पर कार्य करेंगे, लेकिन सैद्धांतिकता पर बल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आप अगला प्रश्न हमारा, प्रत्यक्ष विधि से द्वितीय भाषा सिखाने का मुख्य सिद्धांत नहीं है। अगर आपने प्रत्यक्ष विधि में द्वितीय भाषा सिखाई है विद्यार्थी को, कक्षा में जिस भाषा का प्रयोग शिक्षक कर रहा है उस भाषा को विद्यार्थी को सीखना है, तो फिर कौन सा सिद्धांत जो है यहाँ पर मुख्य रूप से कार्य नहीं करेगा? बातचीत द्वारा, मौखिक अभ्यास द्वारा, व्यवहारिक रूप में या फिर व्याकरण द्वारा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा व्याकरण के द्वारा। हम कोई नियम और कोई सिद्धांत नहीं बता रहे हैं। हमने बातचीत की विद्यार्थियों से, शिक्षक ने मौखिक अभ्यास करवाया गया उन्हें, साथ ही उन्हें व्यवहारिक रूप में भाषा का जो भी प्रयोग शिक्षक ने प्रयोग में लिया उसको बोलने का उसे अभ्यास करवाया गया, लेकिन कक्षा में कोई व्याकरण के द्वारा वहां पर नियम नहीं बताया गया। इसीलिए जो है मुख्य सिद्धांत ये यहाँ पर इसका नहीं है। अगला प्रश्न देखिए हमारा, अगला प्रश्न है, भाषा संसर्ग प्रणाली उपयोगी है? अब हम जान गए हैं, हमने कक्षा में पढ़ लिया है कि भाषा संसर्ग जो है वो व्याकरण को पढ़ाने के लिए उपयोगी है। तो फिर अगर हमें यहाँ पर अगर 4 ऑप्शन मिलते हैं तो हम सही ऑप्शन पर अपने आप ही सही लगा लेंगे। इसका उत्तर व्याकरण में पढ़ाने के लिए भाषा संसर्ग प्रणाली का उपयोग किया जाता है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न हमारा, प्राचीन व अमनोवैज्ञानिक विधि का उदाहरण है। ऐसे भी कई प्रश्न आपको अपनी आगामी परीक्षा में मिलेंगे कि कौन सी विधि शिक्षण कार्य में पूर्ण रूप से प्राचीन या अमनोवैज्ञानिक मानी गई है, जिसको पढ़ाने में अब ज्यादा जिसका उपयोग नहीं किया जाता है। तो चित्र रचना विधि, आदर्श विधि, सूत्र विधि या आगमन विधि? अब देखिए यहाँ पर जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा सूत्र विधि, क्योंकि सूत्र विधि में आपने क्या किया है, विद्यार्थियों को नियम बता दिए हैं। उन नियमों को, बड़े बड़े पाठों को छोटे छोटे सूत्रों में पिरो लिया गया है और अब उन्हें विद्यार्थियों को बिना किसी चिंतन या बिना किसी तर्क के केवल याद करने पड़ेंगे, रटने पड़ेंगे, कंठस्थ करने पड़ेंगे। इसीलिए इस विधि को प्राचीन और अमनोवैज्ञानिक विधि का नाम भी दिया जाता है। उनका उदाहरण है वो विधि हमारी सूत्र विधि। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न हमारा, रसास्वादन विधि का प्रयोग सर्वाधिक उपयोगी है? यानी कि रसास्वादन विधि किस स्तर पर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर, या हम कहें कि उच्च स्तर पर, या सभी स्तरों पर? तो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी प्राथमिक स्तर पर। विद्यार्थियों को जब हम गीत प्रणाली के माध्यम से, नाट्य प्रणाली के माध्यम से जब हम पढ़ाना प्रारंभ करते हैं तो यहाँ पर सर्वाधिक उपयोगी कौन से स्तर पर रहती है? वो हमारे प्राथमिक स्तर पर रहती है, क्योंकि माध्यमिक स्तर और उच्च स्तर पर आते आते विद्यार्थी स्वयं ही भावों को अनुभूत करने में या रस का स्वादन करने में सक्षम हो जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए, पाणिनि के अष्टाध्यायी पढ़ाने हेतु किस विधि का प्रयोग किया गया है? अगर सूत्र विधि को हमने बहुत अच्छी तरह से पढ़ लिया है तो फिर हमें इस विधि को पढ़ने में या इसका उत्तर सही लगाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा सूत्र विधि। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न हमारा, साहचर्य विधि में भाषा की इकाई माना है? अब साहचर्य विधि जो है वो अगर कक्षा में पढ़ाई जा रही है तो उसकी इकाई क्या है? क्या उसमें जो है वर्ण, शब्द, अक्षर, वाक्य,
क्या प्रयोग में लिए गए, तो साहचर्य विधि को आप याद कर लीजिए। साहचर्य विधि में आपने कोई शब्द लिखा, उस शब्द का कोई चित्र बना दिया है, तो वहां पर ना तो कोई वाक्य आपके सामने आया, ना कोई अक्षर, ना कोई वर्ण, वहां पर आपके सामने शब्द आया और संज्ञा के शब्द आए, तो फिर वहां पर मुख्य रूप से काम करता है आपका शब्द। ये साहचर्य विधि का जो है भाषा की इकाई माना गया है। अगला प्रश्न देखिए हमारा, सूत्र प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित नहीं है? यानी कि व्याकरण में संस्कृत को पढ़ाने के लिए जो सूत्र विधि का प्रयोग किया जाता है उस पर कौन सा सिद्धांत जो है वो आधारित नहीं है? सामान्य से विशिष्ट की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, सिद्धांत से उदाहरण की ओर, या फिर पूर्ण से अंश की ओर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पूर्ण से अंश की ओर जो है ये सिद्धांत जो है सूत्र विधि पर आधारित नहीं है, क्योंकि सामान्य से विशिष्ट की ओर आप जा रहे हैं, सूक्ष्म से स्थूल की ओर जा रहे हैं, आप नियम बता रहे हैं, कोई भी सूक्ष्म ज्ञान दे रहे हैं, उसके बाद आप स्थूल की ओर, स्थूलता की ओर जा रहे हैं, बड़े ज्ञान को विस्तृत कर रहे हैं, सिद्धांत से बताकर आप उदाहरण की ओर जा ही रहे हैं, निगमन प्रणाली भी हमने इसे कहा है, नियम से आप उदाहरण की ओर जा रहे हैं, लेकिन पूर्ण से अंश की ओर यानी कि पूरा ज्ञान देकर हम छोटे से अंश की ओर नहीं जा रहे हैं, इसीलिए सिद्धांत पर यह कार्य नहीं करती है। अगला प्रश्न देखिए हमारा, किस विधि में व्याकरण के व्यवहारिक पक्ष पर अधिक बल दिया जाता है? तो फिर देखिए व्यवहारिक पक्ष पर जब हम बल दे रहे हैं तो वो विधि हमारी कौन सी हो जाएगी? यहाँ पर भाषा संसर्ग विधि। निगमन और आगमन में तो हम नियम बताएंगे, उदाहरण बताएंगे, और व्याकरण को पढ़ाने के लिए ये तो सबसे महत्वपूर्ण विधियां हैं ही, तो भाषा संसर्ग विधि जिसमें व्यवहारिक पक्ष पर अधिक बल दिया जाता है। इसके बाद ये प्रश्न हमारे संभावित प्रश्न, आशा है कि आज की जो कक्षा में हमने विधियां पढ़ी है वो विधियां आपको समझ में आ गई है, उन विधियों में हमने अपनी पकड़ बना ली है और हमें अपनी आगामी परीक्षा में इन विधियों से जो भी प्रश्न मिलेंगे आप उनमें जो है वो अपनी सफलता को प्राप्त करेंगे, उनमें से कोई भी प्रश्न गलत नहीं करेंगे। विधियां और भी है, विधियां बहुत छोटी छोटी है, लेकिन हम देख रहे हैं कि इन छोटी छोटी विधियों में से कई प्रकार के अप्लाइड करने वाले प्रश्न हमारे सामने आ रहे हैं, इसीलिए शिक्षण विधियों पर अपनी पकड़ को बनाना जरूरी है ताकि आगे आने वाली परीक्षा में हम कोई भी प्रश्न का उत्तर गलत ना कर पाएं, और जो 15 प्रश्न हमारे इन टॉपिक से हमें मिलेंगे उसमें से हम 30 अंक अपने पूरे ले पाएं और अपने इन शिक्षण विधियों से अपने इस विषय को हम कंठस्थ कर पाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।